हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र को हिंदी में समझाऊंगी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्सर्जन तंत्र के डायग्राम को, जितने भी पार्ट्स आते हैं उन सभी के फंक्शंस क्या हैं। जो उत्सर्जन तंत्र है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायो का। बायो बिना उत्सर्जन तंत्र के कंप्लीट हो ही नहीं सकती, चाहे आप किसी भी क्लास को बिलोंग करते हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर अगर आप क्लास 10th में भी हो, तो जो उत्सर्जन तंत्र है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले हम डायग्राम समझते हैं। एक बार अगर हम डायग्राम समझ जाते हैं, किसी भी जो बायो के लेक्चर होते हैं ना, अगर हमको डायग्राम समझ में आ रहा है तो अगर हम जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे हमको विजुलाइज हो रहा होता है, हमको दिख रहा होता है हर एक चीज़, तो उससे हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। इसीलिए कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें उसे डायग्राम एक बार देख लेना चाहिए। डायग्राम देख लेते हैं तो पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। अब देखो यहाँ मैंने डायग्राम बनाया हुआ है उत्सर्जन तंत्र का, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बाद में कहना भूल जाती हूँ, इसलिए मैं आपको पहले ही मौका दे रही हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक सेकेंड, चलो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आप लोगों को इसके नोट्स भी चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट वाला नोट्स भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको डिटेल नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप नोट डाउन कर लेना। अब देखो ये डायग्राम है। इस डायग्राम में अगर आप अपने बुक में देखोगे तो कलरफुल होगा। कलर क्या होगा इसके अंदर, आपको ये वाला हिस्सा ब्लू कलर में दिखाई देगा और ये वाला हिस्सा रेड कलर में दिखाई देगा। ऐसा क्यों होता है ये मैंने आपको हार्ट वाले डायग्राम में भी समझाया था, मैं यहाँ एक बार और समझा दूंगी। अब देखो सबसे पहले जो लिखा हुआ है, जो ये वाला हिस्सा है ना, ये मतलब जो रेड वाले का ये वाला हिस्सा, इसे हम कहते हैं बाएं वृक्क धमनी, क्योंकि लेफ्ट साइड है इसीलिए इसे हम बाएं कहते हैं। धमनी का मतलब होता है, यानी कि जो रेड कलर का होता है वो आर्टरी होती है, जो ब्लू कलर का होता है वो आपकी वेन्स होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप अपने शरीर में देखोगे तो आपको लाल और नीली नसें दिखाई देंगी, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। जो चीज़ हमें रेड दिखाई देती है, हमारा मानना ये होता है कि उसके अंदर ऑक्सीजन है, और जो चीज़ हमें ब्लू दिखाई देती है हम कहते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। तो आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजन होता है, वीन्स के अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है, यानी कि जो धमनी है वो रेड कलर की होती है और जो शिरा होता है वो ब्लू कलर का होता है। तो ये बात समझ में आ गई। अब देखो ये आपका वृक्क है, किडनी को हिंदी में वृक्क कहते हैं। अब यहाँ पे बायां वृक्क लिखा हुआ है तो इधर वाला दायां वृक्क होगा, तो क्योंकि मैंने सिर्फ इधर साइड को लेबल किया है इसलिए मैंने बाएं नाम से लेबल किया है। अगर आप इधर भी लेबल करना चाहोगे तो सेम चीज़ ही लेबल करोगे, बट आप बाएं की जगह क्या लगा दोगे, दाएं लगा दोगे। ठीक है। अब देखो ये हमारी धमनी हो गई बाईं तरफ की, ये हमारा वृक्क हो गया यानी कि हमारी किडनी हो गई। उसके नीचे अगर आते हैं हम तो ये ब्लू वाला हिस्सा है, ब्लू वाले को हम क्या कहेंगे, शिरा, यानी कि इंग्लिश में से हम वेन्स कहते हैं। इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है। अब उससे आगे आते हैं तो आपको दो नली दिख रही होंगी। जो किडनी है ना, दोनों किडनी से दो ट्यूब लटकी पड़ी रहती है, फिर दो नली निकली पड़ी रहती हैं। उन नलियों को हम क्या कहते हैं, एक सेकेंड, उन नलियों को हम कहते हैं मूत्रवाहिनी। क्या कहते हैं उसे हम, मूत्रवाहिनी। उसके नीचे अगर हम आते हैं तो जो मोटे मोटे वाले आपको पाइप दिख रहे हैं ना, ट्यूब से दिख रहे हैं, तो जो रेड वाला है वो महाधमनी है और जो ब्लू वाला है वो हमारा महाशिरा है। अब जो दोनों ये ट्यूब है ना, जिसे हम मूत्रवाहिनी कहते हैं, तो मूत्रवाहिनी किस में खुलता है, एक नाशपाती जैसा स्ट्रक्चर होता है। आप चाहो तो इसे एक सैक लाइक या फिर एक थैलेनुमा आकृति कह सकते हो, जिसके अंदर मूत्रवाहिनी खुलती है और जो यूरिन को उस नाशपाती जैसे स्ट्रक्चर में कलेक्ट करती है। तो जो आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है जो गोल सा नाशपाती जैसा है, इसे हम मूत्राशय कहते हैं। और मूत्राशय के नीचे एक ओपनिंग होती है, लंबी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम मूत्रवाहिनी कहते हैं। अब जितने भी पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं इन सभी पार्ट्स को हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे। अब देखो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। बेसिकली व्हाट इज उत्सर्जन। देखो हमारे बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है, उपापचय। तो उसके बाद जो वेस्ट हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं उसको हम अपने अंदर नहीं रख सकते ना, क्योंकि वो हमारे लिए पॉइजनस होती हैं, जहरीली होती हैं। तो उन सभी वेस्टेज को हमको हमारी बॉडी से निकालना पड़ेगा। अब उन वेस्टेज को हमको हमारी बॉडी से निकालने के लिए कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जो कि अपना योगदान देते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो भी सिस्टम हमारे वेस्ट को हमारे शरीर से बाहर निकालने के लिए अपना रोल प्ले करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं, यानी कि उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। देखो वही लिखा हुआ है कि जीवों के शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ यानी कि वेस्ट पदार्थों का निष्कासन यानी कि बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। अब उत्सर्जन तंत्र कौन कौन से होते हैं, यानी कि जो मेन हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र के अंदर वो कौन कौन से पढ़ेंगे, जो डायग्राम में है हम वही पढ़ेंगे। अब देखो लिखा हुआ है
कि उत्सर्जन तंत्र में वृक्क यानी कि किडनी, मूत्रवाहिनी यानी कि यूरेटर, मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर, मूत्र मार्ग यानी कि यूरेथ्रा। अब देखो इंग्लिश मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जो डायग्राम होते हैं ना, आपको उनका इंग्लिश नाम याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप बाकी की चीज़ों को इंग्लिश में पढ़ो या ना पढ़ो, बट डायग्राम को ज़रूर इंग्लिश में याद कर लिया करो, क्योंकि मैंने देखा है कई जगहों पे जो हिंदी लेबलिंग होती है ना वो ढंग से नहीं होती है, वो इंग्लिश में वो क्या कर देते हैं, लेबल कर देते हैं, या फिर इंग्लिश को ही वो हिंदी में लिख देते हैं। जैसे कि यूरेथ्रा लिखना है तो वो य के नीचे मात्रा देकर वो यूरेथ्रा लिख देते हैं, वो उसका बिल्कुल एग्जैक्ट हिंदी में नहीं लिखते हैं। तो इंग्लिश भी आप याद कर लेना, नॉर्मली भी आम बोल चाल में भी हमें इंग्लिश वर्ड जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है, वृक्क के बारे में पढ़ते हैं कि सबसे पहले एक एक पार्ट को हम पढ़ेंगे। वृक्क के बारे में पढ़ते हैं। एक जोड़ा वृक्क होता है, एक जोड़ा वृक्क यानी होने मतलब कि 1 पेयर ऑफ किडनीज होती है, यानी कि 2 किडनीज हमारे पास होती हैं, सबको पता है, ठीक है। उसके बाद देखो लिखा हुआ है कि प्रत्येक वृक्क उदर गुहा की पृष्ठीय देहा भित्ति से सटे हुए केशरु कदन के दोनों ओर स्थित होता है, यानी कि जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी होता है ना, आप सब लोगों को पता होगा जो किडनी होती है वो कहाँ होती है, जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके पीछे साइड जो आपका स्पाइन होता है ना, स्पाइन के दोनों साइड हमारी किडनी लोकेटेड होती है। एक किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है और दूसरी किडनी थोड़ी सी नीचे होती है, ठीक है। अब देखो लिखा हुआ है यहाँ पे कि 10 सेंटीमीटर लंबा, जो ये 10 सेंटीमीटर ना, आप इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई करना, किसी बुक में 12 सेंटीमीटर भी लिखा होता है, तो बेटर है आपके लिए कि आप 10 to 12 सेंटीमीटर लंबा लिखो, ठीक है। तो देखो लिखा हुआ है कि 10 सेंटीमीटर लंबा होती है, 5 to 6 सेंटीमीटर चौड़ा होती है और 2.4 to 4 सेंटीमीटर ये मोटी होती है। ये इसका साइज एंड शेप एंड स्ट्रक्चर है, आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना। अब देखो आगे लिखा हुआ है कि वृक्क के भीतरी सतह को हाइलम कहते हैं। कई बार आपके एग्जाम में आता है कि व्हाट इज हाइलम, इंग्लिश में भी हाइलम ही कहते हैं, हिंदी में भी हाइलम ही कहते हैं। तो हाइलम आपकी किडनी की वृक्क की अंदर वाली स्ट्रक्चर सतह होती है, अंदर वाली सतह को क्या कहते हैं, हम हाइलम कहते हैं। जहाँ से जो धमनी और जो शिरा होती है वो आती जाती है, उस वाला जो अंदर वाला जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसे क्या कहते हैं, हम सतह को हम हाइलम कहते हैं। अब देखो कह रहा है कि वृक्क की भीतरी सतह को हाइलम कहते हैं। इसी जगह से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है और वृक्क शिरा बाहर निकलती है। मैंने आपको बताया कि जो वृक्क धमनी होती है इसी रास्ते से प्रवेश करती है, और जो वृक्क शिरा, मैं धमनी और शिरा के आगे वृक्क इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ये किडनी के अंदर जा रही है। अगर ये किडनी के अंदर नहीं जाती, मैं नॉर्मली कहीं और की बात करती तो मैं नॉर्मली वृक्क और शिरा धमनी और शिरा कहती, लेकिन क्योंकि ये किडनी के अंदर जा रही है इसलिए मैं इसे क्या कह रही हूँ, वृक्क धमनी, यानी वो धमनी जो कि वृक्क के अंदर आ रही है। वृक्क शिरा यानी कि वो शिरा जो कि वृक्क से यानी कि किडनी से बाहर जा रही है, ठीक है। अब देखो आगे लिखा हुआ है कि अब तो हमारा देखो वृक्क कंप्लीट हो गया, किडनी के बारे में आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसके आगे लिखा हुआ है कि मूत्रवाहिनी, यानी कि देखो हमारी दोनों किडनी हो गई, किडनी के बाद आपको एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, एक नली दिख रही होगी, इस नली को हम क्या कहते हैं, मूत्रवाहिनी कहते हैं। अब देखो मैं आपको यहीं पे एक बात क्लियर कर देती हूँ कि जो किडनी है, किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन का काम चलता है। अब जो फिल्ट्रेशन का काम चलता है तो जो किडनी होती है ना वो एक राजमा शेप की, आप कह सकते हो बीन्स लाइक स्ट्रक्चर, बीन शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा डार्क रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो ये तो इसकी आकृति होती है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ चीज़ें होती है जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। आपकी किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन पे मैंने डिटेल में वीडियो अपलोड कर रखी है, तो इस वाले जो हमारा लेक्चर है इसमें मैं आपको नेफ्रॉन को एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि नेफ्रॉन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा हुआ है। तो जो फिल्ट्रेशन का काम होता है वो किडनी के अंदर होता है, यानी किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है उसके अंदर होता है। उसके बाद से वहाँ से जो वेस्ट निकलता है वो इस यूरेटर के थ्रू, यानी कि वो इस मूत्रवाहिनी के थ्रू आपके मूत्राशय में यानी कि ब्लैडर में आकर इकट्ठा हो जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ अगर आपको नेफ्रॉन भी समझना होगा तो आप जाकर मेरे चैनल पे एक बार नेफ्रॉन को विजिट कर लेना, यानी नेफ्रॉन वाली वीडियो को विजिट कर लेना। अब देखो क्या हुआ कि मूत्रवाहिनी आ गई, तो कह रहा है प्रत्येक वृक्क हाइलम से एक मूत्रवाहिनी निकलती है। हाइलम शब्द का प्रयोग बार बार आएगा तो इसलिए हाइलम को समझ लेना कि जो अंदर वाली सतह होती है। तो कह रहा है कि जो प्रत्येक वृक्क होते हैं कि जो दोनों किडनी है, दोनों किडनी से एक एक क्या निकलता है, मूत्रवाहिनी निकलती है। उस मूत्रवाहिनी के थ्रू जो वेस्ट होता है वो आकर आपके मूत्राशय में इकट्ठा होता है। उसके बाद वो कह रहा है मूत्राशय क्या होता है, तो मैंने आपको बताया मूत्राशय एक नाशपाती जैसे शेप का स्ट्रक्चर होता है। देखो लिखा हो प्रत्येक मूत्रवाहिनी
प्रत्येक मूत्रवाहिनी मूत्राशय में खुलती है, कि जो मूत्रवाहिनी होती है वो किस में खुल रही है, मूत्राशय में खुल रही है ना। कहीं और खुल जाएगी तो वेस्ट कहीं और चला जाएगा, तो उसको खुलना कहाँ पे, वहीं तो खुलेगी जहाँ पे कुछ स्टोरेज का सिस्टम होगा। तो जो आपका ये मूत्राशय है ना, ये एक स्टोरेज का काम करता है, वहाँ पे स्टोर होता है जो आपका यूरिन होता है। जो फीमेल होती है उनके अंदर 500 ml यूरिन स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, और जो मेल होते हैं उनके अंदर अप टू 700 ml यूरिन स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। ये वेरी भी कर सकती है। तो जब इसका मतलब सहन शक्ति की जब कंप्लीट हो जाती है तो आपको बहुत अर्जेंट पी की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जैसे ये 250 से 350 ml तक फुल होने लगती है ना, आपके ब्रेन को सिग्नल जाने लगता है कि आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा, अब आपका ब्लैडर भरने वाला है, इमरजेंसी की सिचुएशन ना आए, इससे पहले ही आप वॉशरूम चले जाओ। ठीक है, अब देखो आगे पढ़ते हैं। कह रहा है मूत्राशय, बता दें मैंने आपको कि एक जो मूत्रवाहिनी होती है वो मूत्राशय में खुलती है। मूत्राशय एक नाशपाती जैसा आकार का होता है जिसके अंदर यूरिन आपका स्टोर होता है। अब देखो आगे लिखा हुआ है मूत्र मार्ग क्या होता है। तो जो आपका ये नाशपाती जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, जो आपको गोल गोल सा दिख रहा है, इसकी ओपनिंग होती है। जाहिर सी बात है ओपनिंग तो होगी ना, तभी वो निकलेगा कहाँ से। तो जो ओपनिंग है ये तो कह रहा है मूत्र मार्ग, मूत्राशय से एक नली निकलती है। एक आपको लंबा सा स्ट्रक्चर दिखेगा आपकी बुक में या फिर यहाँ भी दिख रहा होगा, देखो ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है कि मूत्राशय से एक नली निकलती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र मार्ग मूत्र द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। जाहिर सी बात है पॉइजन है हमारे लिए, जो भी वेस्ट निकल रहा है वो हमारे लिए अच्छी चीज़ तो कोई है नहीं कि हम बॉडी के अंदर रखेंगे, सब कुछ हमारा वेस्ट है, तो हमको उसको बॉडी से बाहर निकालना ही होगा। तो देखो लास्ट में लिखा हुआ है, जो मैंने आपको बताया कि महिला के अंदर कैपेसिटी कितनी होती है 500 ml की, और पुरुष के अंदर 700 ml की। जैसे 200 से 350 ml फिल होने लगता है ब्लैडर आपके ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि आपका जो टैंक है वो फुल होने लगा है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।